चलिए, नमस्कार बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीज़ो कंपाउंड्स, डाइस्टेरोमर्स, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें करी थी, है ना भाई। तो चलो एक बार है ना रिकैप कर लेते हैं फटाफट कि भाई मीज़ो कंपाउंड किसको बोलोगे, है ना। मीज़ो कंपाउंड उसको बोला जाता है जिसका कोई ना कोई ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर हो और वो खुद क्या हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, है ना भाई। और मीज़ो कंपाउंड्स मे और मे नॉट कंटेन अ कायरल सेंटर। और एक पॉइंट और लिखा था कि मीज़ो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉम्पनसेशन, और वो समझ में आई थी बात कि क्यों ऐसा था, क्या भाई। और एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? एनेंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। और वो दोनों कायरल होते हैं ना, इंपॉर्टेंट बात करी थी हम लोगों ने। और फिर हम लोगों ने एक बात किया था कि डायस्टेरोमर्स, है ना। डायस्टेरोमर्स क्या होते हैं बताओ तो ज़रा। तो डायस्टेरोमर्स होते हैं दोज स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, लेकिन उनको आपस में स्टीरियोआइसोमर होना जरूरी है। इतनी बात हम लोगों ने की थी और मीज़ो कंपाउंड्स पहचानना सीखा था, और कहाँ पर हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जाता है वो भी हम लोगों ने समझा था ना, कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मल्टीपल चॉइस में ऐसा क्वेश्चन मज़ेदार आ जाता है ना कि कौन सा मीज़ो है। तो पहला मीज़ो होगा, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लिए, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं होगा, और आप झटके में प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें भी देखकर सबको मीज़ो कर दोगे, नहीं। तो यहाँ बेवकूफ़ बनाया जाता है, इसको ध्यान रखना। चलिए, तो अब थोड़ा सा है ना इनके हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें, है ना। जैसे एनेंशियोमर्स और इन लोग की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिखो, है ना। एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स, ठीक है। एनेंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। एनेंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कौन? जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं ये सब। तो एनेंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन एक फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है एनेंशियोमर की। कौन सी है बताओ? ऑप्टिकल रोटेशन, सिर्फ लाइट के प्रति इंटरैक्शन। अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा थीटा डिग्री, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा उतना ही, माइनस थीटा डिग्री। समझ गया बात? तो एनेंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा। और एक डिफरेंट है, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो पता है ना। तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। अगर दो एनेंशियोमर है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब कुछ सेम होने वाला है ना। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे हैव, है ना, ओवरऑल अगर बोला जाए, है ना, ओवरऑल अगर बोला जाए तो ओवरऑल दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। समझे बात? देखो, इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम लोग इनके एनेंशियोमर्स के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा डिटेल में अपने को चलना चाहिए, है ना। तो इस पर आते हैं, ओवरऑल दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखो एनेंशियोमर्स के, लिखो एनेंशियोमर्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में, है ना, लिखिए दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम बोल रहा हूं मैं, है ना। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी विथ ए कायरल कंपाउंड्स, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज विथ ए कायरल कंपाउंड, है ना। ए कायरल मतलब जो कायरल नहीं है, तो उनके साथ इनका केमिकल प्रॉपर्टी जो एनेंशियोमर का होगा, एक एनेंशियोमर का जो प्रॉपर्टी होगा वही दूसरे एनेंशियोमर का भी होगा। तो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज विथ ए कायरल कंपाउंड बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज विथ कायरल कंपाउंड्स, बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज विथ कायरल कंपाउंड्स। क्या भाई, समझे बात ना। अगर कायरल किसी मॉलिक्यूल से इनका रिएक्शन कराओगे तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी मिलेगा, और अगर ए कायरल से कराओगे तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी मिलेगा। तो देखो, अब एडवांस लेवल और मेंस लेवल क्वेश्चन के टाइप हो गए, है ना,
कि अगर मेंस लेवल क्वेश्चन पूछेगा कि एनेंशियोमर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, कांट बी प्रेडिक्टेड, तो अगर मेंस टाइप क्वेश्चन है या मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है या लो लेवल क्वेश्चन है तो हम लोग ओवरऑल बात कर लेंगे कि दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ के बात, मेंस में आया तो ये बात बोल दोगे, एडवांस्ड में आया तो आपको स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है ना। एडवांस में भी अगर ओवरऑल पूछ रहा है, सिंपली लिख रहा है कि भाई केमिकल प्रॉपर्टी सेम है कि डिफरेंट है, तो हम लोग से डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज बोल देंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली, है ना, डिटेल में पूछे कि भाई कायरल के साथ क्या होगा और ए कायरल के साथ क्या होगा, तो हम लोग बता देंगे दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज विथ कायरल कंपाउंड्स एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज विथ ए कायरल कंपाउंड्स। ठीक है ना। बेसिकली ए कायरल कंपाउंड के साथ इनका जो प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जो सेम है, मतलब सब कुछ सेम है, प्रोडक्ट भी सेम बनेगा, रेट भी सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्ट और रेट दोनों की बात करते हैं, तो ए कायरल के साथ दोनों सेम होगा। लेकिन अगर हम लोग कायरल कंपाउंड्स की बात करें तो कायरल कंपाउंड्स के साथ प्रोडक्ट 99.99% केसेस में प्रोडक्ट दोनों केसेस में क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। लेकिन रेट जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा वैरी कर सकता है ना। कायरल के साथ ऐसा भी हो सकता है कि एक के साथ प्रोडक्ट बहुत जल्दी बने और एक के साथ वर्षों लग जाए, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि एक के साथ प्रोडक्ट बहुत जल्दी बने और दूसरों के साथ बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। बिलियंस ऑफ ईयर्स का मतलब रिएक्शन ना हो रहा हो, समझ के बात ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कायरल के साथ एनेंशियोमर्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। फिर अगर हम लोग डायस्टेरोमर्स की बात करें, है ना, डायस्टेरोमर्स याद करें अगर हम लोग, जैसे एक ये हो गया, है ना, और एक ये हो गया, ये दोनों आपस में क्या डायस्टेरोमर्स थे, याद आया कुछ, है ना। तो ये दोनों आपस में डायस्टेरोमर्स हैं। तो इन दोनों का, क्योंकि ओरिएंटेशन ही दिख रहा है कि अलग अलग ओरिएंटेशन है ना, तो इन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो डायस्टेरोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, विथ बोथ कायरल एंड ए कायरल कंपाउंड्स। ठीक है। तो डायस्टेरोमर्स में जल्दी से लिख लो कि डायस्टेरोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। Diastereomers have different physical properties as well as different chemical properties। और जब यहाँ बोला गया कि they have different chemical properties, तो वो सबके लिए बोला गया है। सबके लिए मतलब कायरल के साथ भी और ए कायरल के साथ भी they have different chemical properties। समझ में आई बात इतनी? चलिए, तो ये प्रॉपर्टीज़ है, इस पर भी सवाल आता है, बढ़िया सवाल बनता है, आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पर एक और टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, और रेसिमिक मिक्सचर जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर, है ना। पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर बेसिकली एनेंशियोमर का पेयर एक सॉल्यूशन में पड़ा हो उसको रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, है ना। मतलब एक सॉल्यूशन है, उसमें किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का डी फॉर्म में डाल दिए हो और एल फॉर्म में डाल दिए, और ये सॉल्यूशन जो है, ये सॉल्यूशन रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। समझे बात, कि उसी में डी फॉर्म भी है और उसी में एल फॉर्म भी है। अब डी फॉर्म है तो वो लाइट को जो है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एल फॉर्म जो है वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इसमें से पीपीएल पास कराएं तो दो ही बात हो सकती है, या तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि डी फॉर्म और एल फॉर्म अगर दोनों बराबर होंगे तो जितना बाई जस्ट लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग करें कि लाइट जितने डी फॉर्म के साथ टकराएगी लगभग उतने ही एल फॉर्म के साथ टकराएगी। तो जितना डी फॉर्म क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा एल फॉर्म उतना ही एंटी क्लॉकवाइज कर देगा। तो नेट रोटेशन इससे पास कराने पर भी क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। लेकिन प्रोवाइडेड अगर डी और एल फॉर्म बराबर हो तो, नहीं
तो वही चीज़ हम लोग बोल रहे हैं पार्शियल रेसिमिक। पार्शियल रेसिमिक मतलब अगर डी फॉर्म इज नॉट इक्वल टू एल फॉर्म तो वो पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर कहा जाएगा और वो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, है ना। मतलब एक फॉर्म थोड़ा सा ज़्यादा है तो क्या होगा कि उस तरफ लाइट को रोटेट कर देगा, और पार्शियल रेसिमिक और दूसरा फॉर्म है कंप्लीटली रेसिमिक, है ना, कंप्लीट रेसिमिक। और कंप्लीट रेसिमिक की बात करेंगे तो डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों क्या होंगे, एग्जैक्टली बराबर होंगे, और ऐसा सॉल्यूशन जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझे बात। और ये डी फॉर्म और एल फॉर्म किस कंपाउंड का है, सेम कंपाउंड का है। ये नहीं कि एक का डी उठा लिया और दूसरे का एल उठा लिया, नहीं, एक ही कंपाउंड का है ना, जो मिरर इमेज वाली है वही दोनों होंगे, उनको रेसिमिक बोला जाएगा। समझ में आई बात, दोनों पार्शियल रेसिमिक एंड कंप्लीट रेसिमिक, ठीक है। और रेसिमिक मिक्सचर जब आपको कहीं किसी सवाल में लिखे तो आप हमेशा दिमाग में कंप्लीट रेसिमिक का कॉन्सेप्ट लाएंगे। पार्शियल रेसिमिक जब बोला जाए या किसी रिएक्शन में हम लोग पढ़े, किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म में कि यहाँ पार्शियल रेसिमिक बनता है, ये इसके लिए हम लोग जान रहे हैं, है ना। लेकिन अगर सवाल में आया कि रेसिमिक मिक्सचर बना, तो रेसिमिक मिक्सचर बना मतलब सीधा दिमाग इसी पर जाएगा, ठीक है भाई। तो रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना, एंड रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉम्पनसेशन या एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन, जैसे मीजो में पढ़ा था हम लोगों ने। वैसे यहाँ अगर बात करें तो रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन, बोलो जरा, बात समझ में आई ना। एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन का मतलब समझ में आ रहा है अपने को, है ना। मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर अपने पास एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो ये अकेला इंटरनल कॉम्पनसेशन नहीं क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि इसके पास एक ही कायरल सेंटर है ना। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव ही, मतलब लाइट को रोटेट करेगा ही। लेकिन अगर एक इसका मिरर इमेज अपने पास पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में, है ना, तो जितना ये क्लॉकवाइज मान लो रोटेट करेगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो नेट रोटेशन जीरो होगा। मतलब एक मॉलिक्यूल ने एक तरफ रोटेट कराया और दूसरे मॉलिक्यूल ने दूसरी तरफ रोटेट कराया, है ना। तो इस तरह की बात को, जो दोनों इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन हो रहे हैं, वो विद इन द सेम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। तो इस वजह से इसको बोला जाता है कि एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। जबकि मीजो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल का ही एक हिस्सा क्लॉकवाइज और दूसरा हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देता है, तो नेट रोटेशन क्या होता है, जीरो होता है ना। वो इंटरनल कॉम्पनसेशन था। समझ में आई थी बात। चलिए बढ़ा जाए आगे। तो रेसिमिक मिक्सचर अपने को समझ में आ गया। अब पढ़ते हम लोग, एक बात बतानी थी आपको, जो हम लोगों ने एक शुरुआत में ही बाइफर्केशन किया हुआ था, है ना। बाइफर्केशन किया था, इफ मॉलिक्यूल हैज़ वन एंड ओनली वन कायरल सेंटर देन इट मस्ट बी कायरल, देयर इज़ वन एक्सेप्शन। क्या, अमीन्स का केस याद आ रहा है, केस 2 था, केस 3 था, है ना, वो सब बात। तो वही हम लोग अमीन्स पर अब आ रहे हैं, है ना, कि इफ मॉलिक्यूल हैज़ ओनली वन कायरल सेंटर देन इट मस्ट बी कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, एक जगह अमीन्स की बात पढ़ी थी कि भाई देखिए H है, D है, और लेटर से यहाँ पर CH3 है, और ये लोन पेयर है। इस नाइट्रोजन की बात करें तो क्या ये नाइट्रोजन कायरल है? बोलो भाई, बिल्कुल है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, H, D और CH3 और एक है लोन पेयर, तो 4 ग्रुप अलग अलग हो गए, तो ये नाइट्रोजन कायरल होगा, है ना। लेकिन ये मॉलिक्यूल भी कायरल है, लेकिन ओवरऑल अगर किसी बीकर में, किसी कंटेनर में ये अमीन रखा हुआ है तो वो सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, नहीं। अब ये कैसे कि इसके पास एक ही कायरल सेंटर है और इसके पास, है ना, ये मॉलिक्यूल भी कायरल है, लेकिन फिर भी इसका सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं कहलाएगा, ऐसा कैसे?
तो ऐसा इस वजह से अगर आप याद करें तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अमीन इन्वर्जन, अमीन इन्वर्जन, ठीक है। तो अमीन इन्वर्जन की बात अगर हम लोग करें, एक फिनोमेना होता है ना, अगर आप भूल गए हो तो अमीन इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या होता है? पलट जाना, इन्वर्ट हो जाना। तो अगर कहीं भी रूम टेम्परेचर पर भी अगर ये अमीन रखा है तो इसमें एक फिनोमेना होता रहता है। फिनोमेना ये होता है कि अभी ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, तीनों ऐसा है, पिरामिडल है, एक यहाँ पर ऐसा H है, यहाँ पर D है और यहाँ पर CH3, ऐसा पिरामिड है। क्या होता है कि ये पिरामिड ऐसा स्ट्रेट हो जाता है और ऐसा पलट जाता है, मतलब ऐसा पिरामिड ना होकर पलट जाता है, ठीक है। इसको ठीक उस तरह से तुलना कर सकते हैं हम लोग, जैसे अम्ब्रेला सब लोग देखे होंगे ना, अम्ब्रेला हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, छाया देता है क्या, लेकिन जब हवा चलती है तो क्या होता है? अम्ब्रेला पलट जाता है, नहीं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अम्ब्रेला इन्वर्जन। इसको भी कभी कभी नाम अम्ब्रेला इन्वर्जन भी दिया जाता है। तो यहाँ पर ये अम्ब्रेला इन्वर्जन हुआ है, समझ रहे ना बात। तो वो जो छाता है, अगर बना दें, कुछ लोग को आइडिया ना हो छाता की, तो क्या पॉसिबल है ना आजकल। तो ऐसा छाता होता है, तो ये छाता हवा चलने पर ऐसा हो जाता है क्या, है ना। तो ये इन्वर्जन हुआ है। ये इसको इस बात से कंपेयर नहीं कर सकते हो कि ये छाता ऐसा है सर, इसको ऐसे रख दे तो यही बात है, नहीं। इसको उल्टा रख दिए तो वो इन्वर्जन नहीं हुआ, ऐसा हो जाता है, ये इन्वर्जन हो रहा है। वही चीज़ यहाँ पर होती रहती है रैपिडली, रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से। तो ये तीनों ग्रुप जो हैं वो बीच में क्या होते हैं, ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इन्वर्ट होंगे ना। तो इन्वर्ट होते समय बीच में एक ऐसा भी केस आता है, अगर आप ध्यान से देखें तो आएगा ही भाई, क्या ऐसा केस आएगा ना, जब ये तीनों मिलकर क्या बना देंगे? ट्रायंगुलर प्लेनर। ऑफ कोर्स अगर छाता ऐसा है तो वो उल्टा होने से पहले किसी ना किसी समय एकदम स्ट्रेट होगा ही। तो वही ये स्ट्रेट वाला सिचुएशन है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जानते हो आप लोग, है ना, कि यहाँ पर रुकेगा नहीं, या तो इस पार या उस पार, है ना। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन का, इस ट्रांजिशन स्टेट में इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बोलो मुझे, sp2 होगा, क्योंकि एकदम ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया, ये लोन पेयर p ऑर्बिटल में आ गया। लेकिन अभी भी ये ऊपर जा रहा है, ये जस्ट जो इसमें था ना, बीच में फोटो खींच लिए है ना, तो ऐसा दिखाई दे रहा है, और अभी भी ऊपर जा रहा है। और जब ये ऊपर चला जाएगा तो मेरे हिसाब से चीज़ें ऐसी दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। बोलो भाई। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन sp3 है, और यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन sp3 है ना, और ये दोनों कायरल है, और बीच में ये ट्रांजिशन स्टेट बनाया है ना, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है नाइट्रोजन। अब एक काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, है ना। कुछ लोगों को लग रहा है भाई ये सेम है, लेकिन अगर इसको आप ऐसे पलट के देखोगे ना तो वो नहीं बनेगा, उसका मिरर इमेज बनेगा। देखो मुझे दिख रहा है, अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये H इस तरफ आएगा, और उसमें H जो प्लेन वाला, जो बोर्ड के प्लेन वाला H है वो उस तरफ है, इसमें इस तरफ आएगा, है ना। तो इसका मिरर इमेज ये बन रहा है। मतलब अगर ये D फॉर्म है, लेट अस से अगर ये D फॉर्म है ना, मुझे पता नहीं है, पता कैसे कर सकता हूँ मैं? सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली, है ना। तो मैं लिख दिया D, तो ये वाला फॉर्म पक्का क्या होगा? L फॉर्म होगा। और ये कन्वर्जन रैपिडली होता रहता है रूम टेम्परेचर पर भी, कि अगर आपने 1 मोल ये सब्सटेंस ले लिया, तो अगर मैं बात करूं कि भाई ये और ये, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, इसकी बात नहीं करोगे। ये तो ट्रांजिशन स्टेट है, तो मोमेंटरली बनता है, क्षण भर के लिए बनता है, बना ख़त्म, इधर से उधर, इधर से इधर, बात समझ आ गई। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ऐसा समझा जाए तो किसी भी समय या तो ये एग्जिस्ट कर रहा है या ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है कोई पूछे तो क्या बोलोगे? दोनों बराबर स्टेबल है भाई, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों में एकदम एक ही जैसे ग्रुप जुड़े हुए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो
किसी भी समय मान लीजिए आपने 1 मोल ये सब्सटेंस लिया था, तो क्योंकि दोनों बराबर स्टेबल हैं, तो थोड़ी देर बाद दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो 50-50% हो जाएगा। बोलो भाई, है ना। तो अगर 50% वो होगा तो 50% ये होगा, तो ये एक तरह से रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा, इसीलिए इसका सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, अब इसका अगर इस पर आएंगे हम लोग एक बार फिर। इसका अगर हम लोग बात करें एनर्जी डायग्राम इस अमीन इन्वर्जन का बनाना है, तो एक ये sp3 वाला फॉर्म है और एक ये sp3 वाला फॉर्म है, दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली बराबर होगा। ठीक है, और बीच में ये sp2 होते हुए, यहाँ पर ये sp2 होते हुए ट्रांजिशन स्टेट जो है ये ऐसे इधर से इधर कन्वर्ट होगा। समझ के बाद, ये अगर हो सकता है ऊपर नीचे दिख रहा हो, इन दोनों का एनर्जी क्या है, सेम है ना। ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। दिखाई दी बात, है ना भाई। तो ये दोनों का एनर्जी जो है सेम है, और इस तरह का इसका ग्राफ अगर पूछा जाए तो इस तरह का इसका ग्राफ भी होगा। तो ये सॉल्यूशन अमीन्स का क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ में आई ना। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है क्योंकि रेसमिक मिक्सचर बना लेता है, इस वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है ड्यू टू अमीन इन्वर्जन। बात समझ में आई इतनी। चलिए, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और बात करी जाए कि सेम उसी लॉजिक पर मान लीजिए अपने पास कोई कार्बन आयन हो। अपने को मालूम है कि कार्बन आयन का भी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3 होता है ना, HDCH3। तो ये वाला कार्बन भी कायरल हो गया, है ना। और यहाँ पर भी इन्वर्जन जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी इन्वर्जन ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब यहाँ पर अगर सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है और एक लोन पेयर है, ठीक है, कहाँ होगा, मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ, कहाँ अमीन इन्वर्जन या इस तरह का इन्वर्जन सोचेंगे। तो देखो, अगर ये सेकेंड ग्रुप का सेंट्रल एटम है ना, और एक लोन पेयर है, तो वहाँ पर इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है ना। अगर सारे ग्रुप होंगे तो इन्वर्जन नहीं होगा, लोन पेयर होना जरूरी है। तो अगर कहीं लोन पेयर है और सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है तो वहाँ पर इन्वर्जन हम लोग सोचेंगे। उसी तरह से मान लो अगर ऐसा सवाल आ गया, आपको ऐसा पूछ लिया, ये आ गया मान लो, तो ये फास्फोरस का भी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है ना। फास्फोरस का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एक लोन पेयर है, लेकिन ये कायरल है, ये कायरल है, ये यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होगा, है ना। ये वाला जो होगा दिस इज कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव, एंड ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है ना। तो यहाँ पर अमीन इन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये थर्ड ग्रुप एलिमेंट है, और थर्ड ग्रुप एलिमेंट होगा तो होगा क्या कि इनमें बड़ा एटम है, तो बड़ा एटम है तो उसमें इन्वर्जन का पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा ना। वो क्यों नहीं हो पाएगा, उसके लिए लॉजिक है बॉन्डिंग का, वो हम लोग है ना किसी और दिन चर्चा करेंगे। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखोगे कि सेकेंड ग्रुप का जो एलिमेंट है वो है ना, ये एटम कायरल कहलाएगा। अगर पूछा जाए कि क्या ये कायरल एटम है, तो ये एटम कायरल कहलाएगा, ये मॉलिक्यूल कायरल कहलाएगा। लेकिन इस क्या पूछा जाएगा कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो, सवाल दो पूछे जाते हैं आपसे। सवाल पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई कायरल एटम्स, तो कायरल एटम्स में ये भी आएगा और ये भी आएगा, समझ रहे ना। दे आर कायरल एटम्स, है ना, कायरल सेंटर्स। वो हम लोगों ने किया था, यहाँ पर जोड़ा था, अगर आप कॉपी पलटेंगे देखेंगे तो कायरल एटम्स में होगा। मॉलिक्यूल पूछा जाएगा कि कायरल है क्या, तो हाँ कायरल है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज, सारी बात वैसी ही है। लेकिन अगर सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसका और इसका नाम नहीं होगा वहाँ पर, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि ये रैपिड इंटर कन्वर्जन करते रहेंगे, और रैपिड इंटर कन्वर्जन की वजह से एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म बन जाएगा, और नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ गए ना मेरी बात। कायरल पूछेगा तो होगा,
कायरल एटम पूछेगा तो होगा, लेकिन कायरल ऑप्टिकली एक्टिव पूछेगा तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये वजह है यहाँ पर, है ना। चलिए भाई, अब जरा एक चीज़ और बता दो, इसमें भी मुझे कायरल सेंटर जरा ये बताओ, मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है, इसमें कितने कायरल सेंटर हैं और इसमें कितने कायरल सेंटर हैं और कितनों की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। सवाल समझे? इसमें कितने कायरल सेंटर्स हैं और कितनों की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, है ना। सोचिए, बताइए। ठीक है, देखो, तो इसमें ये कायरल सेंटर है क्या? बिल्कुल है। यहाँ पर एक H, ये कायरल सेंटर है क्या? बिल्कुल है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये नाइट्रोजन कायरल सेंटर है क्या? बिल्कुल है। तो इसमें 3 कायरल सेंटर हैं, 3 ही है ना? हाँ, 3 है। 3 कायरल सेंटर हैं और कितनों की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी? तो इसकी वजह से होगी क्योंकि यहाँ इन्वर्जन नहीं होगा, इसकी वजह से होगी क्योंकि यहाँ इन्वर्जन नहीं होगा, और इसकी वजह से नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर इन्वर्जन होगा। क्या नहीं होगा? यहाँ पर भी इन्वर्जन नहीं होगा। बताओ क्यों? आ रही बात समझ में ना? क्योंकि ये ब्रिज हेड है और ब्रिज हेड नाइट्रोजन sp2 नहीं हो सकता। याद है ना, ब्रिज हेड पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ सकता। तो जो अमीन इन्वर्जन का हम लोगों ने जो ये कहानी पढ़ी थी, इक्विलिब्रियम पढ़ा था, तो अमीन इन्वर्जन में बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट है वो sp2 हो रहा था। यहाँ पर ये sp2 नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज एट ब्रिज हेड। क्या? तो क्योंकि ये पोजीशन जो है ये ब्रिज हेड पोजीशन है और ब्रिज हेड पोजीशन पर sp2 नहीं हो सकता, तो यहाँ पर इन्वर्जन नहीं हो सकता। तो ये कायरल भी है, कायरल सेंटर भी है और इसकी वजह से ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा कंपाउंड। क्लियर हुआ ना बात? मज़ेदार बात है। अच्छा, अब एक चीज़ और, जैसे मान लो अगर मैंने ये ले लिया, छोटी छोटी कन्फ्यूज़न रहती है सबको, है ना। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन कायरल है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन कायरल सेंटर है ना, ये नाइट्रोजन कायरल है, ये मॉलिक्यूल कायरल है। क्या इस नाइट्रोजन की वजह से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा? है ना, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर अब लोन पेयर नहीं रह गया, अब उसने कोऑर्डिनेट कर दिया वो हाइड्रोजन या किसी को, है ना। तो यहाँ पर अब लोन पेयर नहीं है, तो वो अमीन इन्वर्जन की कहानी नहीं सोचेंगे। वो कब सोचेंगे? सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होगा और एटलीस्ट एक लोन पेयर होगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर नहीं है तो इन्वर्जन का कोई भी बात नहीं सोचना। समझ गए? चलो आगे बढ़ा जाए। अब लिखो एक और कॉन्फ़िगरेशन अपना बचा था, लिखो DL डेजिग्नेशन। नॉमेनक्लेचर देख रहे थे ना हम लोग, तो नॉमेनक्लेचर में RS देखा हुआ था हम लोगों ने, और अब हम लोग वो 2 और था ना, DL था और एरिथ्रोथ्रियो था, तो उसकी थोड़ी बात कर लें। तो DL डेजिग्नेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये रेफरेंशियल होता है, याद है, दिस इज रेफरेंशियल, और इसमें जो रेफरेंस लिया जाता है दैट रेफरेंस इज ग्लिसरल डिहाइड। ग्लिसरल डिहाइड बहुत आसान है ये, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। ग्लिसरल डिहाइड एक मॉलिक्यूल था, है ना, ऐसा CHO CH OH CH2OH, है ना। ये स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट पाया गया था जब कार्बोहाइड्रेट की स्टडी कर रहे थे साइंटिस्ट लोग, तो ग्लिसरल डिहाइड सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट पाया गया था जिसके पास एक कायरल सेंटर था।
है ना। तो वहीं से कायरल सेंटर की शुरुआत हो गई कि यार यार ये तो कायरल है, लाइट को कैसे रोटेट कर रहा है, ये सब बातें आना शुरू हो गई थी। तो उस समय इन लोगों ने रेफरेंस बना लिया ग्लिसरॉल्डिहाइड को और उन्होंने बोला कि चलो इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर क्या कि भाई उन्होंने ऐसा कुछ इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाया, ठीक है, और रेफरेंस ऐसा रखा कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है वो टॉप पर होना चाहिए। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन समझ रहे हो क्या है ना। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन जैसे अगर हम लोग बात करें तो अपने पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो सकता है ना, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप हो सकता है या कीटोनिक हो सकता है, एक अल्कोहल हो सकता है ना, और एक नॉर्मल ऐसा कुछ हो सकता है। तो इधर क्या जुड़ा है, इस बात को एकदम नज़रअंदाज करके अगर इन सभी कार्बन का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इधर से उधर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। आप देखो ध्यान से, अगर इसका निकालोगे तो कितना आ रहा है, इसका +3 आ रहा है क्या, अगर इसका निकालोगे तो +1 आ रहा है, नहीं है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन की वजह से -1 और इसकी वजह से +2, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट इस वाले कार्बन का आ रहा है ये +1 आ रहा है, और इसकी बात करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, और इसकी बात करोगे तो -3 आएगा। आ रही बात समझ में, है ना, वो आपको निकालने आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये वाला मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये वाला उसके बाद हो गया एल्डिहाइड, अल्कोहल उसके बाद हुआ, और नॉर्मल जो हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, वो उसके बाद आया, ठीक है। तो उन्होंने रेफरेंस क्या बनाया, मैं वापस रेफरेंस पे अगर हम लोग आए तो उन्होंने रेफरेंस बनाया कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, ये एल्डिहाइड है ना, ये टॉप पर होना चाहिए, कार्बन से कार्बन चेन खत्म होनी चाहिए। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टॉप पर होना चाहिए, कार्बन से कार्बन खत्म होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं, OH नहीं, कार्बन से कार्बन। और जो इसमें लास्ट कायरल सेंटर होगा, कौन सा कायरल सेंटर होगा, लास्ट कायरल सेंटर होगा, इसके पास एक ही कायरल सेंटर है, ठीक है, लेकिन उन्होंने रेफरेंस बनाया कि जो लास्ट कायरल सेंटर होगा, इसमें यही एक ही है तो यही फर्स्ट यही लास्ट। तो लास्ट कायरल सेंटर पे अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में है ना, तो अगर राइट हैंड साइड में है तो इसको हम लोग डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे, है ना। और जिसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा OH, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड टॉप पर, कार्बन से कार्बन चेन ख़त्म हो, और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो इसको हम लोग एल ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे। समझ गए बात, ठीक है। तो ये रेफरेंस उन्होंने लिया था। अब यही रेफरेंस लेकर हम लोग और भी, है ना, कंपाउंड्स का आपसे DL नॉमेनक्लेचर पूछ सकता है। जैसे अगर मान लो ऐसा कुछ कंपाउंड आ गया, ठीक है, मान लो ये आ गया, और इसमें आपसे पूछ रहे बताओ ये कौन सा फॉर्म है। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड टॉप पर, ये पहले देखना जरूरी है, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड टॉप पर कार्बन से कार्बन चेन खत्म होनी चाहिए, और जो इसमें कितने कायरल सेंटर हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो जो लास्ट कायरल सेंटर है वो ये वाला है। लास्ट मतलब कैसे डिसाइड हो रहा है, नंबरिंग तो यहाँ से होगी ना, एल्डिहाइड से, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यही है ना, तो इधर से काउंट करने पर ये वाला लास्ट है। तो लास्ट कायरल सेंटर पर अगर OH आपका राइट हैंड साइड है तो इसको हम लोग D बोल देंगे। समझ में आई कहानी ना, बहुत सिंपल है। क्या, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड टॉप पर लिखते रहेंगे ना, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड टॉप पर कार्बन से कार्बन चेन खत्म होनी चाहिए, और लास्ट कायरल सेंटर पर अगर OH राइट हैंड साइड है तो D और लेफ्ट हैंड साइड है तो L। क्लियर। चलो एक आध सवाल देखो। क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई D एंड L
अच्छा ये कैपिटल डी कैपिटल एल है ना, ये स्मॉल डी मतलब डेक्स्ट्रो और लिवो नहीं है, ठीक है, ये जस्ट नाम है DNL है ना। चलिए इन तीनों का ठीक है, फटाफट सबका DL नॉमेनक्लेचर करके बताओ। हो गया, देखो तो इस वाले में क्या आएगा, L अभी नहीं, गलत है ये, इसको पहले अपने सही फॉर्म में करना होगा। कैसा है सही फॉर्म, मोस्ट ऑक्सीडाइज टॉप पर, अच्छी बात है, कार्बन से कार्बन चेन खत्म होनी चाहिए, यहाँ नहीं हो रही है, कार्बन ये वाला पार्ट, इसको इधर लाओगे और इसको इधर लाओगे, आया समझ में ना बात। तो एक एक्सचेंज हुआ है तो फिशर प्रोजेक्शन है, तो इवन एक्सचेंज करना पड़ेगा सेम बनाने के लिए, तो ये इधर आया तो H इधर आ जाएगा, नहीं एक एक्सचेंज हुआ, अब H इधर ले आए और OH इधर है, तो OH इधर H इधर, मतलब फाइनली जब इवन एक्सचेंज कर दोगे तो OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, बोलो भाई। तो इसका मतलब कि OH जो है अपना वो राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो ये D फॉर्म है। कितने लोग का सही था, कर लिया था ना, ठीक है, तो निकल गया मुँह से, है ना, आगे बढ़ा जाए। इसमें बताओ सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाले में अब यहाँ पर फिर फंसे हम लोग, फंसे क्या कि यार यहाँ पर तो मोस्ट ऑक्सीडाइज तो ये वाला है और ये टॉप पर नहीं है, ये तो बीच में है, क्योंकि ये कीटोन है तो ये बीच में ही आएगा। तो अगर ऐसा फंस जाए कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड बीच में आ रहा हो, जैसे कीटोन के साथ ही आएगा बस ऐसा, तो अगर वो बीच में आ रहा होगा तो वो टॉप पर नहीं आ सकता, टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए। टॉप प्रायोरिटी पर होने का मतलब कि ऊपर से नंबरिंग करो तो वो पहले आए और नीचे से नंबरिंग करो तो वो बाद में आए। बात समझ में आई ना, मतलब मैं 1 2 3 4 5 कार्बन है, मैं इसको 1 2 है ना, और मैं यहाँ से इसको काटूंगा, बोलो भाई इस पर है ना, इससे अगर काटूंगा तो 2 कार्बन इस हाफ लाइन के ऊपर है और 2 कार्बन इस हाफ लाइन के नीचे है। तो ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये टॉप प्रायोरिटी पर आ रहा है ना, मतलब ऊपर से सेकंड नंबर पे आ रहा है और नीचे से 1 2 3 4th नंबर पे आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये ऊपर से टॉप प्रायोरिटी पर है, ठीक है। ये एक्सटेंशन था कि DL में अगर ऐसा ना हो सके तो जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है वो ऊपर से टॉप प्रायोरिटी पर आए, है ना। तो ऊपर से सेकंड पे आ रहा है और नीचे से 4th पे आ रहा है, मतलब ये टॉप प्रायोरिटी पर आ रहा है ऊपर से, है ना। मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग इसको, अगर आधा आधा काटे इस मॉलिक्यूल को तो ये ऊपरी हिस्से में आना चाहिए। तो अगर ये ऊपरी हिस्से में आएगा तो सही बना हुआ है। तो बस जैसा है ये टॉप प्रायोरिटी पे मान लिए इसको, और OH यहाँ पर हम लोग देखें जो लास्ट कैरल सेंटर है उसमें लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये L फॉर्म हो गया। समझ के बाद इसकी बात करें हम लोग, अब देखो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इसमें ऑफकोर्स 1 2 3 नीचे से 3rd पे आ रहा है और ऊपर से 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, मतलब नीचे से पहले आ रहा है।
तो ये तो गलत, ऐसे नहीं रखेंगे इसको, ऐसे नहीं देख सकते, यहाँ पर इसको नहीं देख सकते हम, है ना। तो क्या करना होगा, इसको टॉप प्रायोरिटी पर ले जाना होगा। और टॉप प्रायोरिटी पर आप कैसे ले जा सकते हो, है ना। देखो अब यहाँ पे फिर कुछ लोग गड़बड़ाएंगे। कैसे, कुछ लोग क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है सर, कर देंगे ऐसे, है ना, इसको उठा के ऐसे कर देंगे तो टॉप प्रायोरिटी पे पहुँच गया ये, लेकिन वो गलत हो जाएगा। बताओ क्यों, क्योंकि फेशियल प्रोजेक्शन कैन नॉट बी फ्लिप्ड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, कैन नॉट बी फ्लिप्ड, है ना, कैन नॉट बी फ्लिप्ड ओवर। इसको आप ऐसे नहीं पलट सकते, आपको क्या करना होगा, इसको ऐसे लेके जाना होगा। समझ रहे बात ना, बोर्ड के प्लेन पर ऐसे रोटेट करना होगा। तो जब आप इसको ऐसे रोटेट करके लेके जाओगे, इट कैन बी रोटेटेड बाय 180 डिग्री ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। तो इसको ऐसे लेकर आओगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये हिस्सा नीचे आ जाएगा, कार्बन से कार्बन चेन खत्म हो रही है। तो ये वाला लास्ट कायरल सेंटर होगा, पकड़ पाए, ये वाला होगा लास्ट, और इसमें ये OH इधर आए, दिख रहा है बात। तो ये OH आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा L फॉर्म। क्लियर हुआ। अच्छा, ये तीनों हो गई बात, यही तीनों इंपॉर्टेंट है। चौथा और पांचवा जो एग्जाम्पल है, देखो ओरिजिनली ये जो DL जो डिराइव हुआ है वो कार्बोहाइड्रेट से ही हुआ है ना। लेकिन फिर फर्दर कुछ और कंपाउंड्स का जब स्टडी होने लगा, जैसे एमिनो एसिड्स का स्टडी होने लगा, लैक्टिक एसिड का स्टडी होने लगा, तो यही कॉन्सेप्ट सीधा सीधा वहाँ पर भी अप्लाई करने लगे। क्या कि जब मोस्ट ऑक्सीडाइज टॉप पर हो और लास्ट कायरल सेंटर पर OH अगर राइट हैंड साइड में हो तो D बोल देंगे, मोस्ट ऑक्सीडाइज अगर टॉप पर हो और यहाँ पर NH2 ग्रुप होगा एमिनो एसिड में, है ना, और NH2 ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में होगा तो उसको D बोल देंगे, लेफ्ट में होगा तो उसको L बोल देंगे। तो मतलब ये चीज़ एमिनो एसिड और इन सब में भी अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, अब अगर सवाल आएगा तो आप देख के अपना, मोस्ट ऑक्सीडाइज टॉप पर हो, कार्बन से कार्बन खत्म हो रहा हो और लास्ट कायरल सेंटर पे किस तरफ है, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ बात इतना। चलो, तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान सी बात है। अच्छा, इसी में एक आगे और था, क्या था, एरिथ्रोथ्रियो, वो भी देख लेते हैं। देखो है ना, एरिथ्रोथ्रियो, जैसे जो D-ग्लिसरल्डिहाइड था, है ना, वो तो ये था, याद है सबको, ऐसा था। तो जो इसके हायर होमोलोग थे D-ग्लिसराइड, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो जो 3 कार्बन का सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट था वो था D-ग्लिसरल्डिहाइड। इसके हायर होमोलोग थे, एक का नाम था एरिथ्रोज और एक का नाम था थ्रियोज। ठीक है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, तो एरिथ्रोज का जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था, है ना, उसमें दोनों OH एक साइड थे, और जो थ्रियोज का स्ट्रक्चर था वो ऐसा था, इसमें दोनों OH जो थे अपोजिट साइड थे। तो एरिथ्रोज और थ्रियोज में D इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये D फॉर्म है, दिख रहा है ना, वो D-ग्लिसरल्डिहाइड के हायर होमोलोग थे। तो एक को एरिथ्रोज नाम दिया गया था और एक को थ्रियोज दिया गया था। तो एरिथ्रोज में दोनों OH एक तरफ थे और थ्रियोज में दोनों OH अपोजिट तरफ थे। लेकिन हम लोग एरिथ्रोज और थ्रियो, है ना, हम लोग कौन सा नाम पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एरिथ्रो और थ्रियो, ये नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं कि एक को हम लोग एरिथ्रो फॉर्म बोलेंगे और एक को हम लोग थ्रियो फॉर्म बोलेंगे। तो हम लोग क्या रेफरेंस बनाते हैं कि दोनों OH अगर सेम साइड है, दोनों OH सेम साइड है तो वो एरिथ्रो फॉर्म है, और दोनों OH बोला क्या मैंने, दोनों H अगर सेम साइड है तो वो एरिथ्रो, इसको हम लोग एरिथ्रो फॉर्म बोलेंगे, और दोनों H अगर अपोजिट साइड है
तो इसको हम लोग थ्रियो फॉर्म बोलेंगे। जैसे मान लो अगर अपने पास है ना ऐसा कोई एग्जाम्पल मान लीजिए आ गया है ना, जैसे ये आ गया और इसमें भी आपको दे सकता है कि बताओ एरिथ्रोथ्रियो फॉर्म है ना, डिराइव यहाँ से हुआ है लेकिन क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन जब पूछेगा तो हम लोग बस देखेंगे क्या कि इसमें दोनों कार्बन पे H जो है वो अपोजिट साइड है और अपोजिट साइड है तो इस वाले फॉर्म को थ्रियो फॉर्म बोला जाएगा। अगर ये दोनों H सेम साइड होते तो इसको क्या बोल दिया जाता, एरिथ्रो फॉर्म बोल दिया जाता। ये दोनों ग्रुप सेम होना या नहीं होना जरूरी नहीं है ना, एरिथ्रोथ्रियो फॉर्म करने के लिए। समझ गया ना बात, बहुत सिंपल है। दोनों H देखेंगे हम लोग, अगर H सेम साइड है तो एरिथ्रो फॉर्म और अपोजिट साइड है तो थ्रियो फॉर्म। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे, DL पर भी और एरिथ्रोथ्रियो पर भी, क्योंकि बहुत आसान सी बात है। और ये दोनों चीज़ें हम लोग को बायोमोलिक्यूल्स करके एक चैप्टर है 12th में ही, हम लोग वहाँ पर इसमें पढ़ते ही हैं, फिर से पढ़ते हैं। तो आप एक बार यहाँ भी पढ़ लियो, एक बार फिर से वहाँ पर आएगा तो वहाँ पर भी बात हम लोग कर लेंगे। समझ के बात, चलिए फिर लिखो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन मॉलिक्यूल्स नॉट हैविंग कायरल सेंटर्स। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन मॉलिक्यूल्स नॉट हैविंग कायरल सेंटर्स। देखो ऑल्दो हम लोगों ने ये बात है ना इनडायरेक्टली पढ़ ली है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में केस बना लिया था, केस 1, केस 2, केस 3, याद है। केस 3 में ये वाली बात थी कि इफ़ अ मॉलिक्यूल डू नॉट हैव एनी कायरल सेंटर देन ऑल्सो इट मे और मे नॉट बी कायरल, है ना। तो वही चीज़ है ना। तो अगर केस 3 में कोई लाई करेगा, जैसे ये केस 3 का एग्जाम्पल है ना, तो केस 3 में कोई लाई करेगा तो हम लोग को क्या देखना है, कायरलिटी देखने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सियल सिमेट्री हम लोग के कोर्स में नहीं है, तो केवल हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री देख के डिसाइड कर लेंगे, ये दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि वहाँ पर हम लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो, हम लोग को पता हो कि हम लोग है ना ये कायरल हो सकता है ना। तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल पहले भी हम लोग पढ़े हैं, क्यूमुलिन्स, याद आ रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में पढ़े हम लोग क्यूमुलिन्स। तो याद करिए ऐसा स्ट्रक्चर था क्या, और हम लोगों ने बात किया था कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट नहीं कर सकता, लेकिन ऑप्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो अगर इसकी ऑप्टिकल के बारे में बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी बनाया है हम लोगों ने, सब किया है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर ये दोनों इस प्लेन पर हैं तो ये वाला परपेंडिकुलर प्लेन पर होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक को पीछे और एक को हवा बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है कि ये कायरल है या नहीं है, बताओ जल्दी से, कैसे चेक करोगे? पीओएस सीओएस चेक करेंगे। चलिए, इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है सबको, है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा है भाई, इतना हिस्सा बोर्ड के प्लेन पर है और ये वाला परपेंडिकुलर है। तो अगर आप बोर्ड के प्लेन से इसको काटोगे पीओएस चेक करने के लिए, तो ये H, ये Cl, ये C, ये C, ये C, तीनों स्लाइस होंगे, लेकिन H का उल्टा Cl मिलेगा। पीओएस में भी शायद इसको पढ़ाया है आपको ना, पीओएस सीओएस निकालते समय इसको बताया है, याद है ना। इसके पास ना तो पीओएस है, इसके पास ना तो सीओएस है, याद है आपको, है ना, याद आ गया मुझे, पढ़ाया मैंने। तो इसके पास पीओएस भी नहीं है और इसके पास सीओएस भी नहीं है, याद आ रहा है ना, बोलो भाई। तो इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो गया, कायरल हो गया,
और कायरल हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। अच्छा, इसके पास कितना कायरल सेंटर है? एक भी नहीं है, ठीक है। तो क्यूमुलिन्स एक ये भी है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो आपको ठीक है, मान लो सॉरी मान लो ये आया, ये बताओ कायरल होगा कि नहीं होगा? तो ये भी क्यूमुलिन्स है। तो फिर से क्या क्या चेक करोगे? ये वाला प्लेन पर, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला वापस प्लेन पर। तो इसके पास तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, है ना। तो इसके पास POS है, इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ए कायरल हो जाएगा, ठीक है। तो लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि क्यूमुलिन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैन शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, लेकिन लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल आएगा, याद तो करना नहीं है ना अपने को, तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल आएगा तो हम लोग खुद बना के और POS COS चेक करेंगे, है ना। हैबिट ये डालेंगे, समझ गए बात। तो यहाँ पर क्लियर हो गया बात सबको, है ना। तो एक क्यूमुलिन्स में हो सकता है। दूसरा एक मॉलिक्यूल हम लोग पढ़े थे, बाईफिनाइल्स पढ़े थे, याद है? बाईफिनाइल्स क्या होता था? ऐसा कुछ होता था ना, है ना, ये बाईफिनाइल्स। तो बाईफिनाइल्स में हम लोग यहाँ पर ट्राईफिनाइल्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखे थे। अब ये याद है ना सबको, ये दोनों एक दूसरे के करीब 45 डिग्री पर रहती है, लेकिन अगर मैंने यहाँ कोई ग्रुप जोड़ दिया और मैंने यहाँ कोई ग्रुप जोड़ दिया, है ना, कोई बल्कि ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ ब्रोमीन जोड़ दिया, डेटा से यहाँ पर आयोडीन जोड़ दिया, तो अब ये क्या हो जाएगी? एक रिंग ऐसी और दूसरी रिंग इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। याद आ रहा है ना? तो ऐसा हो जाएगा, मतलब मैं बना भी दे रहा हूँ एक बार के लिए, ऑल्दो हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं, लेकिन इसको एक बार से कहाँ मन भरता है क्या? तो थोड़ा सा एक और बार देख लिया जाए, है ना। बोलो सर आपको ये बनाने में मज़ा आता होगा, इसलिए आप बार बार बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, तकलीफ होता है। देखो, तो ये है भाई, तो एक रिंग ऐसी है और एक रिंग ऐसी है। क्लियर हुआ बात ना? तो अब इसमें पहचानो कि POS और COS है कि नहीं है। तो अगर देखो इसको ऐसे काटेंगे बोर्ड के प्लेन से काटेंगे तो ये पूरा बेंजीन रिंग स्लाइस होगा, लेकिन यहाँ आयोडीन का उल्टा ब्रोमीन मिलेगा। ये वाली रिंग तो ऐसी है ना, तो ये POS नहीं है। अगर इसको इस बेंजीन रिंग के प्लेन से काटोगे, ऐसे काटोगे, तो यहाँ NO2 का उल्टा CH3 मिलेगा, तो यहाँ भी POS नहीं है। COS की बात करें तो इस NO2 से चल के यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि दूसरा बेंजीन तो ऐसा है और एक NO2 अपना एक बेंजीन ऐसा है, एक NO2 अपना ऐसा है। तो अगर इधर से चलेंगे हम लोग तो यहाँ पर पीछे कोई भी ग्रुप नहीं मिल रहा, तो ना तो इसके पास POS है और न ही इसके पास COS है। तो ये वाला मॉलिक्यूल भी कायरल हो गया, है ना। और कायरल तो हो गया, और रूम टेम्परेचर पे ये ऐसे घूम नहीं सकता। क्यों नहीं घूम सकता? क्योंकि जब वो प्लेनर होगा तो इन दोनों के बीच में हाई रिपल्शन होगा, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इस वजह से यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इट्स अनदर फॉर्म। और जब नहीं हो सकता रूम टेम्परेचर पे, तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग कन्फिग्रेशनल के कैटेगरी में रखते थे, याद है। और ये कन्फिग्रेशनल आइसोमर हो गया, और कन्फिग्रेशनल में कौन हो गया? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो गया। समझ के बाद? तो यहाँ भी हो सकता है। ऐसे ही हम लोग जनरल मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। इसको क्लियर कर रहे हैं ना? तो आपको इन जनरल कोई भी मॉलिक्यूल दिया रह सकता है। लेट अस से कि आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया,
ठीक है, ऐसा कुछ दे दे, बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है ना। तो कोई क्लासिफिकेशन जरूरी नहीं है, हाँ जो कॉमन है उसकी बात कर लिया हम लोगों ने, लेकिन आपको कुछ भी ऐसे दे सकता है, बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। तो क्या करना होगा आपको, है ना, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो याद kariye कि अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो 2 ही बॉन्ड एक प्लेन पर होंगे, एक अबव होगा और एक क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा। तो एक बिलो हो जाएगा, बोलो भाई। और ऐसा अगर हो गया तो इसको अगर ऐसे काटेंगे तो ये Cl, ये कार्बन, ये H, ये रिंग, है ना, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, प्लेन यहाँ से जाएगा, यहाँ CH3 का उल्टा H मिलेगा। तो POS नहीं है। अगर आप इस प्लेन से काटोगे, बोर्ड के प्लेन से काटोगे, तो यहाँ Cl का उल्टा H मिलेगा। और COS हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ Cl है और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं Cl टाइप का। तो इस वजह से न तो इसके पास POS है और न इसके पास COS है, इसलिए ये मॉलिक्यूल भी ओवरऑल क्या हो गया है, कायरल हो गया है। और इसके पास कायरल सेंटर कितना है, एक भी नहीं है ना, कायरल सेंटर नहीं है इसके पास, इधर से दोनों तरफ से सेम कहानी है, तो इसके पास कायरल सेंटर भी नहीं है। क्लियर। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन मॉलिक्यूल्स नॉट हैविंग कायरल सेंटर, इतनी बात आई समझ में। चलो जरा एक सवाल करो, आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, आया। तो ये दोनों आपस में डायस्टेरोमर्स है क्या, देखो जरा, ये दोनों सेम भी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं है, सेम नहीं है। देखो तो इसमें pH ऊपर है, उसमें pH नीचे, तो सेम तो नहीं हुआ। और एक दूसरे का मिरर इमेज भी नहीं है। अगर आप ऐसा मिरर रखेंगे तो इधर pH ऊपर और H इधर आएगा, और जब आप इसको पलटोगे तो क्योंकि ये पीछे वाले कार्बन पे है ना, pH ऊपर और इधर आ रहा है, तो इधर जब पलटोगे तो आगे वाले कार्बन पे आना चाहिए था, जब पलटेंगे तो ये तो पीछे वाले कार्बन पे ही बना हुआ है। तो इसका मतलब ये दोनों है ना मिरर इमेज भी नहीं है। अच्छा, अगर आप ऐसे मिरर इमेज रखोगे तो ये पूरा इमेज इन्वर्टेड बनेगा, और इस वाले कार्बन में pH ऊपर H नीचे है, जब आप इसको ऐसे वापस करोगे तो भी बाहर की तरफ आने वाला है। देखो जरा ध्यान से, अगर आप ऐसा मिरर रखेंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है ये पीछे वाला कार्बन है, ये आगे वाला कार्बन है इस रिंग का, दिख रहा है। तो जब आप इसको, जब इसका मिरर इमेज बनाओगे और जब पलटोगे तो ये वाला कार्बन बाहर की तरफ आएगा ना, तो ये तो अंदर बना हुआ है, अंदर वाले कार्बन पे, ये तो बाहर वाला कार्बन है। तो ऐसे भी उसका मिरर इमेज नहीं है, कैसे भी मिरर इमेज नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका मिरर इमेज नहीं है, और मिरर इमेज ही नहीं है तो फिर एनेंशियोमर की तो बात सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि एनेंशियोमर तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होने चाहिए, ये मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। तो अब ये दोनों हैं कौन, स्टीरियो आइसोमर है, ये दिखाई दे रहा है ना, स्टीरियो आइसोमर है, दिखाई दे रहा है, बोलो भाई। तो स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर डायस्टेरोमर्स, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये डायस्टेरोमर्स में भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अगर आप देखें तो कि अगर ये रिंग मानते हो आप, तो ये pH और ये वाला मिथाइल ग्रुप दोनों सेम साइड है, और इसमें ये pH और ये वाला मिथाइल ग्रुप दोनों अपोजिट साइड है, समझ रहे हैं ना बात। तो वो एक सिस फॉर्म है और एक ट्रांस फॉर्म है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और डायस्टेरोमर्स इनको बोला जाएगा, ठीक है। चलिए
तो अब इसके आगे हम लोग स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करना जो है वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। चलो, थैंक यू।